हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी क्लास में। और आज हम जो है हिंदी से रिलेटेड टॉपिक को लेकर आए हैं, जो है अलंकार है। अलंकार से एग्जाम्स में, हर एक एग्जाम में, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो या स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो, हर एग्जाम में कोई ना कोई प्रश्न जो है अलंकार से पूछा जाता है। और अलंकार की परिभाषा होते हुए भी हमें अलंकार समझ में नहीं आते कि इसका हमें क्या लगाना चाहिए, क्या हो सकता है। तो आज हम इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीका लेकर आए हैं अलंकार को समझने का। प्रयास करेंगे कि आपको जो है समझ आ जाए, और बहुत ही आसान भाषा में और बहुत ही आसान उदाहरण के साथ। सबसे अच्छी बात यह है कि हम जो अलंकार आपको समझाने वाले हैं उसमें हमने जो उदाहरण लिए हैं वो सभी एग्जाम्स में आए हुए जो टॉपिक्स हैं, दोहे हैं, पंक्तियां हैं, उनको हमने जो है इस वीडियो में लिया है। तो इसको आप बहुत अच्छे से समझें, ठीक है। सबसे पहले हम बात ही करते हैं कि अलंकार होता क्या है, अलंकार की परिभाषा क्या है, अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है। कई बार यही पहले पता होना चाहिए कि अलंकार है क्या। तो अगर हम बात करें अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ है वो है श्रृंगार, सजावट, गहना या आभूषण। अगर हम बात करें अलंकार की, तो अलंकार की परिभाषा है श्रृंगार, सजावट या आभूषण। इसका ये शाब्दिक अर्थ है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ जो है वो श्रृंगार, सजावट या आभूषण होता है, ठीक है। उसके बाद अगर ये इसका शाब्दिक अर्थ है, मतलब सजाना, श्रृंगार करना, आभूषण गहना, आभूषण गहनों से भी सजावट होती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो बहुत ही आसान तरीके से आप इसकी परिभाषा को समझ सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर मैं कहूं किताबी भाषा के आधार पर, तो काव्य में जिन शब्दों से काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है उन्हें अलंकार कहते हैं, ठीक है। या आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जिस प्रकार स्त्री की शोभा आभूषण से होती है, जिस प्रकार एक स्त्री की शोभा उसके आभूषणों से होती है, उसी प्रकार की काव्य की शोभा अलंकार से है। ये इसकी आसान परिभाषा है, आपको समझना है। पहले हमने कहा अलंकार का शाब्दिक अर्थ है श्रृंगार, सजावट या फिर जो है गहना, आभूषण, ठीक है। उसके बाद हमने कहा जिस प्रकार स्त्री की शोभा उसके आभूषण से होती है, उसी प्रकार काव्य की शोभा उसके अलंकार से होती है, ठीक है। यानी कि जो है काव्य को सजाने और उसके सौंदर्य को जो है निहारने के लिए हम अलंकार का प्रयोग काव्यों में या पंक्तियों में करते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं अलंकार के भेद। तो अलंकार के भेदों में सबसे पहले आएगा हमारा शब्द अलंकार। क्या आएगा? शब्द अलंकार या शब्द अलंकार, ठीक है। दूसरे नंबर पर आएगा अर्थ अलंकार, तीसरे नंबर पर आएगा उभय अलंकार, ठीक है। तो आपको यहाँ से ये घबराना नहीं है इन शब्दों को देखकर। इन सभी के कुछ भेद होते हैं, जिन भेदों को आप आज इस वीडियो में क्लियर करेंगे। और वही उन्हीं चार, वैसे तो इसके बहुत सारे भेद हैं, इन तीनों अलंकार के बहुत सारे भेद हैं, लेकिन कुछ भेद ऐसे हैं जो बार बार क्वेश्चन जो है उन्हीं वहीं से आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनके इंपॉर्टेंट भेदों को देखेंगे, उन्हीं को हमने कलेक्ट किया इस वीडियो में आसान तरीके से, कम समय में आपको पूरा समझ में आएगा। आप चाहे तो यहाँ से नोट्स भी बना सकते हैं अपने, इस तरीके से लिखकर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले हमने कहा कि ये देखिए कि ये जो भेद मैं आपको लिखा रहा हूँ ये केवल शब्द अलंकार के या अर्थ अलंकार के, दोनों के, ठीक है। ये एग्जाम में नहीं पूछता, इसलिए हमने इसकी बात नहीं की है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे अनुप्रास अलंकार। सबसे पहला भेद अनुप्रास अलंकार, उसके बाद यमक अलंकार, उसके बाद उपमा अलंकार, उसके बाद रूपक अलंकार, उसके बाद उत्प्रेक्षा अलंकार, उसके बाद श्लेष अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, मानकीकरण अलंकार, ठीक है। तो हमने यहाँ पर कुछ भेद देखे हैं अलंकार के। सबसे पहला अनुप्रास, यमक, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, उसके बाद श्लेष, अतिशयोक्ति, मानकीकरण अलंकार। और जो आने वाली संबंधित परीक्षाएं हैं, पटवारी, लेखपाल, पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, उनसे संबंधित ये इन्हीं में से जो है वो पूछते हैं। इन सभी में से ज्यादा मात्रा में रूपक को, यमक को या फिर अनुप्रास को जो है वो, या फिर जो है श्लेष अलंकार को एग्जाम में उठाता है बार, ठीक है। तो हम इनके बारे में चर्चा करते हैं। अब हम जो है वन बाई वन इनके बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे, उदाहरण को देखेंगे, ठीक है। ध्यान से यहाँ पर सबसे पहले हम अनुप्रास अलंकार की बात करेंगे। हमने समझना है कि अनुप्रास अलंकार होता क्या है, ठीक है। तो अनुप्रास में दो शब्दों से मिलकर बना है अनुप्रास, एक अनु और प्लस प्रास शब्द। अनु शब्द का अर्थ होता है बार बार और प्रास शब्द का अर्थ होता है वर्ण, ठीक है। तो यानी कि इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी अनुप्रास अलंकार की? जब किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो। यहाँ पर ध्यान से बात को सुनना, यही आपको समझना है पंक्तियों से, क्योंकि आप पंक्तियों का मतलब नहीं निकाल सकते, इसलिए आपको यहाँ से परिभाषा से, उदाहरण से समझना है। हमने कहा है अनुप्रास अलंकार में कि जब किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, वहां पर कौन सा अलंकार होगा? तो वहां पर जो है अनुप्रास अलंकार होगा। मैं इसकी आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको कंफर्मेशन हो जाएगा कि ये अनुप्रास अलंकार है या नहीं है।
बस आपको ध्यान से यहाँ पर आगे देखना है, ठीक है। तो देखो, जब किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो वहां पर कौन सा अलंकार होगा, वहां पर अनुप्रास अलंकार होगा। परिभाषा क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो एग्जाम्पल देखते हैं। चारों चंद्र की चंचल किरणें, आगे आपको पता ही है खेल रही थी जल में होली है। चारों चंद्र की चंचल किरणें, ठीक है, ये पहला उदाहरण है। अब आपने यहाँ पर परिभाषा में कहा है जब किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो वहां पर कौन सा अलंकार होगा, वहां पर अनुप्रास अलंकार होगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर च आया है, च आया है, यहाँ पर च आया है, तो च वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है इस एग्जाम्पल में, इस पंक्ति में, तो अनुप्रास अलंकार होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, तरनी तनुजा तट तमाल। तो यहाँ पर देखो त शब्द की बार बार आवृत्ति हो रही है, तरनी तनुजा तट तमाल। उसके बाद तीसरा उदाहरण, बरसात बारिश बूंद। यहाँ पर ब शब्द की 3 बार जो है आवृत्ति हो रही है, तो जहां पर किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो वहां पर कौन सा अलंकार होगा, वहां पर जो है अनुप्रास अलंकार होगा। एक उदाहरण इसका आपने सुना होगा, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक पे चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। तो यहाँ पर च च च च च कई बार जो है उसकी आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर जो है अनुप्रास अलंकार होगा। एक गाना सुना होगा आपने, परदेसी परदेसी जाना नहीं। तो देखो परदेसी परदेसी पर जो है बार बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ से भी आप याद कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, पहली परिभाषा आपने पढ़ी, वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है और जो है वहां पर जो है अनुप्रास है। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ इसको समझने के लिए, ठीक है। देखो, जब भी अनुप्रास अलंकार का कोई जो है उदाहरण आपको देगा या पंक्ति आपको देगा, क्वेश्चन आएगा, तो वहां पर आपने ध्यान रखना है कि जिस वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है वो किसी निश्चित स्थान पर होगा। देखो मैं कैसे बता रहा हूँ, यहाँ पर पहली जो पंक्ति हमने लिखी है, पहला जो एग्जाम्पल हमने लिखा है, इसमें जो च शब्द है वो पहले नंबर पर आया है, पहले शब्द में पहले नंबर पर आया है जब हमने लाइफ पढ़ना स्टार्ट किया। दूसरे शब्द में भी पहले नंबर पर आया है, तीसरे शब्द में भी पहले नंबर पर आया है। यानी कि आपको अनुप्रास अलंकार में एक बात याद रखनी होगी कि जिस शब्द की बार बार आवृत्ति हो रही है उसका स्थान हर शब्द में सेम होगा। अगर वो यहाँ पर दूसरे नंबर पर आया है तो दूसरे शब्द में भी दूसरे नंबर पर आएगा। अगर वो तीसरे नंबर पर आया है तो दूसरे और तीसरे शब्द में भी वो तीसरे नंबर पर ही आएगा। तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार होगा, ठीक है। देखो आप इन तीनों उदाहरणों में अगर देख सकते हैं, यहाँ पर च की आवृत्ति हुई है, यहाँ पर त की आवृत्ति हुई है, यहाँ पर ब की आवृत्ति हुई है, और दोनों ही जो है क्या है, दोनों ही पहले नंबर पर आए। तो अगर ऐसा होता है कोई शब्द यहाँ पर पहले नंबर पर और यहाँ पर दूसरे नंबर पर, यहाँ पर तीसरे नंबर पर आया है, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार नहीं होगा, चाहे वहां पर वर्ण की आवृत्ति हो रही हो या नहीं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको, आप इस तरीके से इसको लगा सकते हैं, ठीक है। तो समझ में आया होगा आपको अनुप्रास अलंकार। अब हम जो है सेकंड अलंकार की जो है और चलते हैं। अब हम जो है दूसरे अलंकार की बात करते हैं। दूसरा अलंकार है हमारा यमक अलंकार। यमक अलंकार को बहुत ही आसान भाषा में और शब्दों में आपने समझना है, और बहुत ही आसान है, और बार बार एग्जाम में यमक अलंकार से प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो देखो यमक अलंकार की परिभाषा, सबसे पहले परिभाषा को देखते हैं, फिर हम उदाहरण पर आते हैं। परिभाषा है जिसमें एक शब्द 2 बार आए, जिस अलंकार में एक शब्द की 2 बार जो है आवृत्ति होती है, लेकिन उसका अर्थ दोनों बार अलग होता है। यानी कि जिस अलंकार में एक कोई शब्द 2 बार है, हमने अनुप्रास अलंकार में एक वर्ण 2 बार पढ़ा, ठीक है ना, बार बार आ रहा है, तो जो है अनुप्रास अलंकार है, यहाँ पर एक शब्द 2 बार आएगा, और उस बार में जो पहली बार आएगा तो वहां पर उसका अर्थ अलग होगा, जब दूसरी बार आएगा तब भी उसका अर्थ अलग होगा। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है। अब आप परिभाषा समझ गए हैं, जब एक शब्द की 2 बार आवृत्ति होती है लेकिन दोनों बार उसका अर्थ क्या होता है, अलग होता है, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, तो वहां पर जो है यमक अलंकार होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं उदाहरण। आप उदाहरण से समझ सकते हैं, मैं आपको एक गाना भी बताऊंगा, आपको कमेंट करना है उस गाने का नाम, ये सिंगर कौन है उसका, उससे भी आप इस यमक अलंकार को आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। तो देखो एक पहला शब्द है काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, काली घटा का घमंड घटा, एक यहाँ पर पंक्ति दी गई है, पेपर में ये आता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 बार एक शब्द आया है, घटा और ये वाली घटा, ठीक है ना। यानी कि घटा शब्द की यहाँ 2 बार आवृत्ति हुई है। तो देखो यहाँ पर ध्यान से इसका मतलब समझना है, काली घटा यानी कि इस घटा जो पहली घटा है ये बादल की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, बादल की बात कर रहा है, ठीक है। पहली घटा जो है वो बादल से संबंधित है, यानी कि काली घटा आ गई, जैसे हम बोलते हैं कि काली घटा चढ़ गई है, ठीक है ना। दूसरी बार वो बात कर रहा है घटा घमंड घटा, यानी कि दूसरी बार जो
घटे की बात हो रही है, कम होने की बात हो रही है, माइनस की बात हो रही है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर घटा शब्द का अर्थ तो यानी कि 2 बार घटा शब्द आया है। पहली घटा का मतलब बादल से मौसम की बात कर सकते हैं, और दूसरी घटा का जो संबंध है, अर्थ है, वो कम होने से। हमने कहा था जहां पर एक शब्द 2 बार आए और दोनों बार उसका अर्थ अलग हो तो वहां पर गमक अलंकार हो। एक और उदाहरण ले लेते हैं, जितने तुम सारे, जितने तुम तारे, उतने नहीं गगन में तारे। यानी कि जितने तुम सारे हो, यहाँ पर जो है पहले तारे का शब्द सारों से है और दूसरे तारे का शब्द जो है वो जो है स्टार से। 2 तारे जो है शब्द आया है। तो जितने तुम तारे उतने नहीं गगन में तारे, यानी कि जितने तुम सारे उससे उतने नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा गगन में आसमान में तारे, ठीक है। तीसरा उदाहरण बहुत ही महत्वपूर्ण जो पेपर में कई बार पूछा भी गया है और आता भी है, 3 बेर खाती थी वहां 3 बेर खाती है। तो ये जो है पुराने जमाने में रानी की कहानी हुआ करती थी कि वो जो है 3 बार ही खाना खाती थी और खाने में 3 बेर खाया करती थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 शब्द आए हैं, बेर है, बेर है, ठीक है ना। तो पहले बेर का संबंध टाइप से है, 1 बार 2 बार 3 बार ऐसे, और दूसरे जो बेर का शब्द है वो खाने से, फल से है, जो बेर जो फल होता है उससे है। तो यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा। ऐसे एक गाना मैं आपको बताऊं, आपको कमेंट करना है सिंगर का, तेनू सूट सूट करता, एक गाना है तेनू सूट सूट करता। देखो यहाँ पर सूट शब्द 2 बार प्रयोग किया गया है। पहले सूट का अर्थ जो है वो कपड़ों से है, तेनू सूट सूट करता, और दूसरे सूट का शब्द है आप पर अच्छा लगना, उससे है। तो आपको कमेंट करना है किसका गाना है, ठीक है। गाने भी तुमने याद रख लेना कौन सा लगना है, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से भी इसको लगा सकते हैं। अब हम इससे जो है यमक अलंकार के बाद अब बात करते हैं उपमा अलंकार की। तो अब हम बात करते हैं उपमा अलंकार की। पहले हमने जो है अनुप्रास पढ़ा, फिर यमक अलंकार पढ़ा, अब हम बात करेंगे उपमा अलंकार की। तो उपमा अलंकार को थोड़ा सा समझना है आपने। जैसे अनुप्रास और जो है यमक अलंकार थोड़े से आसान थे, ये इतना आसान नहीं है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पर आप समझ जाएंगे। यहाँ पर उपमा अलंकार की बात करें, जहां किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना, परिभाषा को ध्यान से सुनना, परिभाषा समझ में आ गई तो अलंकार भी समझ में आ जाएगा। जहां किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से रंग, रूप, गुण के आधार पर, आप समझना, जिस पंक्ति में या जिस दोहे में या जिस काव्य में किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से रंग, रूप, गुण के आधार पर हो, वहां पर उपमा अलंकार होगा। ये आपको समझना है। और उससे भी पहले, समझने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें मैं आपको एक नोट लिखा रहा हूं, आपने नोट भी करना है, आप इसको जो है नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो यहाँ पर लिखा है सा से सी सम सरिस, सदृश्य शरीर के समान की तरह। अगर किसी पंक्ति के बीच में आपको इन सब में से कोई एक भी मिलता है, होगा 100% होगा, तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा, आंख बंद करके उपमा अलंकार लगाकर आ जाता है, ठीक है। अब हम इसके एग्जांपल पर बात करेंगे। देखो नोट एक बार और देख लीजिए, सा से सी सम सरिस सदृश्य शरीर के समान की तरह, ठीक है ना। पहला उदाहरण, निर्धन के धन सी तुम आई। अगर आप समझे इसका, निर्धन के धन सी तुम आई, यानी कि कोई आया है, किसी के आने की बात कर रहा है और किस तरीके से उसको कंपैरिजन कर रहा है, निर्धन के धन से, यानी कि किसी गरीब व्यक्ति निर्धन के पास जब धन आ जाता है तो उसको कैसा लगता है, इस तरीके से उसको साथ जो है उसको कनेक्ट किया है, निर्धन के धन सी तुम आई। अगर आपको यहाँ से परिभाषा से समझ नहीं आ रहा है तो मैंने आपको नोट लिखा है सा से सी सम सरिस, तो यहाँ पर देखो सी आया, क्या है, सी आ गया। दूसरा, नील कमल से सुंदर नयन, नील कमल से सुंदर नयन, यानी कि नीले कमल से भी ज्यादा आंखों की तारीफ कर रहा है, वो समान कर रहा है उसको। तो यहाँ पर देखो क्या है, से आया है। तो यहाँ पर भी जो है आप कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको जो है पंक्ति की परिभाषा से समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सिंधु सा विस्तृत और अथाह, यानी कि सिंधु सा विस्तृत, फैला हुआ और बड़ा, तो इसको जो है किसी को कनेक्ट कर रहा है उससे। लेकिन यहाँ पर भी क्या है, सा है। तो इन सब में कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार होगा। जब किसी व्यक्ति वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु रंग, रूप, गुण के आधार पर की जाए तो वहां पर उपमा अलंकार होगा। अब हम बात करेंगे रूपक अलंकार की। अब हम यहाँ पर तीसरे अलंकार की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट अलंकार की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट अलंकार है हमारा रूपक अलंकार, ठीक है ना। तो देखो रूपक अलंकार को आपको समझने के लिए ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बल्कि इससे भी ज्यादा आसान है। बस आपने समझना है कि किस तरीके से ये होगा। पहले वही है कि हम उसकी परिभाषा को देखते हैं। जहां उपमेय उपमान को एक रूप में मान लिया जाता है, वहां पर जो है
ये रूपक अलंकार होगा। अब आप कहेंगे ये उपमेय और उपमान कहां से आया है? आपने समास पढ़ा होगा, समास में कर्मधारय समास भी पढ़ा होगा। कर्मधारय समास विशेषण विशेष्य और उपमेय और उपमान की संभावना को व्यक्त करता है। या फिर है जो के समान, वहां पर जो है कौन सा समास होगा? तो वहां पर जो है कर्मधारय समास होगा। अब वहां से दो शब्द मिले हमें, उपमेय और उपमान। अब उपमेय और उपमान को ही हम सबसे पहले समझेंगे, उसके ही बाद हम जो है रूपक अलंकार की बात करेंगे। पहले एक बार से दोबारा से परिभाषा पढ़ते हैं। जहां उपमेय उपमान को एक रूप में मान लिया जाता है वहां पर कौन सा अलंकार होता है? तो वहां पर जो है रूपक अलंकार होता है। ठीक है, देखो ध्यान से। अब यहां पर आपने समझना है कि उपमेय और उपमान क्या है। तो यहां पर ध्यान से समझना, एक ही आपको लाइन में समझ में आ जाएगा, इसका उदाहरण भी करा देंगे। उपमेय है जिसकी तुलना की जाए। उपमेय कौन होता है? जिसकी तुलना की जाए। और उपमान होता है जिससे तुलना की जाए। अब भी आपको समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं आपको दोबारा समझाता हूं। हम एक उदाहरण करते हैं, उस उदाहरण के साथ उपमेय और उपमान को समझते हैं, उसके बाद हम रूपक अलंकार पर आते हैं। ठीक है ना? देखो एक उदाहरण है हमारे पास, राम चंद्र के समान है। ध्यान से सुनना, एक हमने उदाहरण लिखा है यहां पर कि राम जो है वो चंद्र के समान है, चांद के समान है। तो यहां से आपने समझना है, पहले उपमेय और उपमान पर आते हैं। उपमेय जिसकी तुलना की जाए और उपमान जिससे तुलना की जाए। तो यहां पर एक शब्द आपको दिख रहा होगा, रामचंद्र के समान है, यानी कि राम को चांद के समान बताया गया है। तो यहां पर जो है जो तुलना की जा रही है वो किसकी की जा रही है? राम की। तो यहां पर राम जो है वो उपमेय होगा। और किससे तुलना की जा रही है? तो चांद से या चंद्र से तुलना की जा रही है। तो यहां पर चंद्र जो है वो क्या हो जाएगा? उपमान हो जाएगा। ठीक है, अब आपको उदाहरण से समझ में आ गया होगा। उपमेय और उपमान, जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय है और जिससे उसकी तुलना की जा रही है वो उपमान है। ठीक है, अब हम दोबारा से यहाँ पर रूपक अलंकार पर आते हैं, जहां पर उपमेय और उपमान को एक समान रूप में मान लिया जाता है, कोई डिफरेंस नहीं। और आप उदाहरण से इसको समझ लेंगे। पहला उदाहरण है, चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल बंदो हरिराई, इसका अगर मतलब देखेंगे आप, अगर लाइट चमक रही है तो देख लेना, लाइट चली गई है दरअसल। चरण कमल बंदो हरिराई, तो चरण कमल मतलब भगवान के चरणों को कमल के समान नहीं बल्कि कमल ही बताया गया है। इसका अर्थ यह है, देखो अगर हम के समान की बात करते हैं तो वो जो है वस्तु व्यक्ति की तुलना कर रहा है किसी दूसरे से। ठीक है, ऐसे ही हमारा कर्मधारय समास में होता है। लेकिन यहां पर जो है उसने कहा कि उपमेय और उपमान को एक रूप में माना जाता है। तो देखो चरण कमल बंदो हरिराई, यानी कि जो है भगवान के चरणों को ही कमल बताया गया है बल्कि कमल के समान नहीं, कमल ही बताया गया है। ठीक है, दूसरा उदाहरण, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले लूं। यह एग्जाम में बहुत बार आया है, इसको उदाहरण को आप याद कर लेना। जब भी एक तुम्हें दिखे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले लूं, तो वहां पर आंख बंद करके आपको रूपक अलंकार लगाकर आना। ठीक है, तो देखो मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले लूं, तो यहां पर देखिए बात कर रहा है बच्चा, मैया से मांग रहा है चंद्र के समान खिलौना नहीं, चांद जैसा खिलौना नहीं, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ही चाहिए उसको, यानी कि चांद ही उसका खिलौना है, उसको चंद्र खिलौना ही चाहिए। तो यहां पर कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार में डिफरेंस ज्यादा नहीं है, बस आप उपमेय और उपमान का ध्यान रखेंगे। उपमेय जिसकी तुलना की जाए और उपमान जिससे तुलना की जाए, तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? तो वहां पर रूपक अलंकार होगा। अब हम नेक्स्ट जो है उत्प्रेक्षा अलंकार की बात करेंगे। उत्प्रेक्षा अलंकार, पहले परिभाषा को पढ़ते हैं, आपको समझना है। जो मैंने पिछले अलंकार में आपको बताया वही इसमें जो है डिपेंड होगा, बस थोड़ा सा अलग है। उत्प्रेक्षा अलंकार, जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है। वहां पर था जहां उपमेय और उपमान को एक समान रूप में मान लिया जाता है, इससे पहले अलंकार में। और यहां पर है जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती हो, और उपमेय वही जिसकी तुलना की जाए, उपमान वो जिससे तुलना की जाए। तो जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती हो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? वहां पर जो है उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, और ये एग्जाम में आता है। इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज है, आपने नोट डालकर लिखना है, इसको नोट भी कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेकर। जहां पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार का कोई उदाहरण होगा वहां पर मानो मनु मनहु जानो जनु जनहु, ये आपने याद कर लेना है, आराम से याद हो जाएगा, आसान से हमने भी याद किया था। मानो मनु मनहु जानो जन जनहु, ये सारे शब्द या इनमें से कोई एक शब्द जो है उस पंक्ति में हमेशा आपको मिलेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, नेत्र मानो कमल हूं। देखो मानो आ गया है यहां पर, नेत्र मानो कमल हूं, यानी कि देखो यहां पर अगर हम बात करें, नेत्र यहां पर उपमेय है और कमल यहां पर उपमान है, क्योंकि नेत्र जिसकी तुलना की जाए और जिससे तुलना की जाए।
लेकिन उसने ये नहीं कहा नेत्र मानो कमल है, नेत्र कमल ही माने यानी कि संभावना व्यक्त कर रहा है, मान रहा है कि नेत्र जो है वो कमल है, कमल के समान नहीं बल्कि कमल ही, ठीक है ना। उसके बाद सर फट गया उसका, ये एक बार एग्जाम में भी आया था, इसको इंपॉर्टेंट कर देना, सर फट गया उसका वही मानो अरुण रंग का घड़ा हो, यानी कि उसका जब सर फटा खून निकला तो ऐसा लगा जैसे जो है अरुण यानी लाल रंग का कोई घड़ा जो है वो क्या हो गया, वो फूट गया हो, माना हमने ऐसा, यानी कि उपमान की संभावना उपमेय में व्यक्त की, सर को जो है अरुण रंग के घड़े से जो है उसने व्यक्त किया है। तो यहां पर कौन सा अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप ध्यान रखना है, उदाहरण ज्यादा करने हैं पुस्तकों से और इस तरीके से आपको अलंकार आ जाएंगे, बस परिभाषा पर ध्यान रखना है और जो नोट ये मैंने आपको लिखाए हैं ये आपने याद करने ही करने हैं, ठीक है। अब अलंकार अगले की बात करते हैं। अब हम देखते हैं श्लेष अलंकार को, और श्लेष अलंकार, श्लेष शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है चिपकना। यहाँ से आप जो है इसकी परिभाषा को समझिए, उसके बाद ही आपको श्लेष अलंकार आ जाएगा। और ध्यान रखना कि श्लेष अलंकार को ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर श्लेष अलंकार की अगर हम बात करेंगे तो जहां एक शब्द को एक शब्द के कई अर्थ जो है चिपके हो, यानी कि जहां पर एक शब्द के कई अर्थ चिपके हो वहां पर कौन सा अलंकार होगा, वहां पर जो है श्लेष अलंकार होगा, ठीक है। कई अर्थ मतलब अलग अलग, जैसे आप पर्यायवाची शब्दों की बात करते हैं तो एक शब्द में कई सारे अर्थ होते हैं, ठीक है, उनको पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो यहाँ के श्लेष अलंकार में जहां पर एक शब्द के कई अर्थ चिपके हो वहां पर जो है कौन सा अलंकार होगा, तो वहां पर जो है श्लेष अलंकार होगा। अब यहाँ से आप उदाहरण समझते हैं। उदाहरण मैंने वो लिखा है जो एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, आपने ये उदाहरण ध्यान से अगर कहीं पर भी मिले रहीमन पानी राखिए तो सीधा लगा कर आना श्लेष अलंकार, ठीक है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस, ठीक है, आपने पढ़ा होगा स्कूल वगैरह में, आपने टीचर्स ने पढ़ाया भी होगा, ठीक है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक शब्द ऐसा है जो कई बार आया है, पानी 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 पानी, पानी शब्द जो है वो 3 बार आया है। तो अब हम यहाँ से समझते हैं कि पानी शब्द के क्या अर्थ है, ठीक है। पहली बार जो पानी शब्द प्रयोग हुआ है वो मोती के लिए हुआ है, दूसरी बार जो शब्द पानी प्रयोग हुआ है वो मानस के लिए हुआ है, और तीसरी बार जो शब्द पानी प्रयोग हुआ है वो चूर्ण के लिए हुआ है। चूर्ण यानी इसमें 2 चीजें आ सकती है, देखो ध्यान से। पहले मोती की बात करें तो मोती में यानी कि पानी, जो मोती की ज्यादा चमक होती है वो पानी के अंदर होती है, ठीक है ना। दूसरा मानस जो है यहाँ पर पानी का विनम्रता से है, यानी कि मानस में जो है पानी के प्रति पानी जैसी विनम्रता होनी चाहिए। तीसरा यहाँ चूर्ण शब्द है, चूर्ण शब्द के 2 अर्थ निकलते हैं, चूर्ण या फिर आटा, ठीक है ना। यानी कि जब चूने में आटा, जो चूने में पानी या फिर आटे में पानी मिलाया जाता है तभी उसका जो है कुछ बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 बार पानी शब्द अलग अलग जो है अर्थ के लिए प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर जो है श्लेष अलंकार होगा। उसके बाद आपने क्वेश्चन जो है उदाहरण देखना है, सुबरन को ढूंढत फिरत कभी व्यभिचारी चोर, यहाँ पर एक शब्द आया है सुबरन, ठीक है। कौन सा शब्द आया है, सुबरन। तो सुबरन और सुबरन शब्द के यहाँ पर 3 अर्थ है, कितने अर्थ हैं, 3 अर्थ। सुंदर स्त्री, सोना, सुंदर वर्ण, ध्यान से सुनना। यहाँ पर हमने कहा है सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, यहाँ पर 3 लोगों की बात की गई है, एक है कवि, दूसरा है व्यभिचारी प्रेम करने वाला, तीसरा है चोर। तो यहाँ पर ध्यान से बात को सुनना, यहाँ पर सुबरन शब्द के 3 अर्थ हैं। पहला सुंदर स्त्री, सुंदर वर्ण और सुंदर यानी कि सोना, ठीक है ना। तो देखो कवि जो है वो सुंदर वर्ण ढूंढता है, सुंदर को सुबरन को ढूंढत फिरत, ठीक है। कवि व्यभिचारी चोर, कवि सुंदर वर्ण ढूंढता है, व्यभिचारी सुंदर स्त्री ढूंढता है और चोर जो है वो सोना ढूंढता है। तो यहाँ पर जो है कौन सा अलंकार होगा, यहाँ पर जो है वो श्लेष अलंकार होगा। अब अगला अलंकार हम बात करते हैं अतिशोक्ति, और लास्ट बचेगा मानवीकरण अलंकार। इनसे ज्यादा आसान कुछ भी नहीं है, एक उदाहरण में इनको समझते हैं। अगला अलंकार है अतिशोक्ति अलंकार। अतिशोक्ति अलंकार की परिभाषा को देखते हैं। जिन वाक्यों में कवि किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहता है, यानी कि किसी बारे में जो है कभी बात कर रहा है, बता रहा है और उसमें जो है वो उस बात को बढ़ा चढ़ाकर कह रहा है, तो वहां पर अतिशोक्ति अलंकार होगा। और अतिशोक्ति अलंकार पेपरों में पूछा जाता है, ठीक है। तो जिन वाक्यों में बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए वहां पर जो है अतिशोक्ति अलंकार होगा। मैं कह रहा हूँ किताबी भाषा को मत रटो, आप अपनी भाषा में अलंकारों को याद करो, आपको याद हो जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं इसके उदाहरण। उदाहरण पहला है, आगे नदियां बड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस बार तब तक चेतक था उस पार। यानी कि इसमें कहा गया है कि आगे नदी जो है बड़ी अपार थी, बड़ी नदी थी, और जब तक राणा जी सोच ही रहे थे कि कैसे घोड़ा उस पार उतरे, तो उसके उस छड़ी
बात को बढ़ा चढ़ाकर जो है काव्य में व्यक्त किया गया है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होगा। दूसरा उदाहरण देखते हैं, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। निशाचर मतलब राक्षस, ठीक है। यानी कि जो है हनुमान की पूंछ में तो आग भी नहीं लगी, लेकिन फिर भी लंका उन्होंने सारी जला दी। तो यहाँ पर जो है कवि ने बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है, मतलब इसका अर्थ ये है। और ये वाले जो उदाहरण है ये एग्जाम में आपको रखा हुआ मिलता है, कौन सा अलंकार है? तो अतिशयोक्ति अलंकार जो है यहाँ पर होगा। अब हम लास्ट बात करते हैं मानवीकरण अलंकार। तो लास्ट जो है हम मानवीकरण अलंकार की बात करते हैं। मानवीकरण जो अलंकार है वो इन सब में सबसे आसान अलंकार है। पहले इसकी परिभाषा को देखते हैं, जहां प्रकृति की चीजें इंसानी कार्य करती है, यानी कि जहां पर भी कभी प्रकृति की बात करेगा और वहां पर उस प्रकृति की बात को इंसान से कलेक्ट किया जाएगा। यानी कि बादल ऐसा कार्य कर रहे हैं जैसे इंसान करते हैं, पेड़ ऐसी कोई एक्टिविटीज कर रहे हैं जो इंसान करते हैं, तो वहां पर मानवीकरण अलंकार, ठीक है। उदाहरण से समझ सकते हैं, मेघ आए बड़े बन करके सबर के। तो देखो मेघ जो है कह रहा है कि मेघ आए बड़े बन करके सबर के। बनना और सबरना भी इंसान का कार्य है। मेघ थोड़ी बनकर सबर सकते हैं, आभूषण पहन सकते हैं। इस प्रकार से लेकिन कवि ने इस पंक्ति को कहा है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? मानवीकरण अलंकार, क्योंकि जहाँ प्रकृति की जो चीजें हैं, नदियां, पहाड़, पर्वत, पेड़, बादल, वर्षा, ये सब प्राकृतिक चीजें हैं, तो वो जो इंसानी कार्य करती है, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? वहां पर जो है मानवीकरण अलंकार होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है दूसरा है, सागर के हृदय पर नाच नाच करती लहरें, जो है नाच नाच करती लहरें मधुर गान। सबसे पहला इसे आप देख सकते हैं, सागर एक प्राकृतिक चीज है, उसके हृदय पर, उसका हृदय कहाँ है? हृदय तो इंसान के पास है, पर नाच नाच करती, यानी कि लहरें नाच रही है, नाचना तो इंसान का कार्य है, और फिर मधुर गान भी कर रही है, यानी कि मधुर गाना भी गा रही है। तो वाक्य पंक्ति में कहा गया है कि सागर के हृदय पर नाच नाच करती लहरें मधुर गान। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? तो यहाँ पर जो है मानवीकरण अलंकार जो है होगा। तो यहाँ पर जो है कौन सा अलंकार होगा? मानवीकरण अलंकार होगा। तो मानवीकरण अलंकार आपने समझ लिया है। हमने आज अलंकार को पढ़ा। अलंकार का शाब्दिक श्रृंगार सजावट कहने से है। जिस प्रकार स्त्री की शोभा उसके आभूषण से होती है, उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकार से होती है। ये हमने इसकी परिभाषा में देखा। हमने विभिन्न जो है इसके पार्ट्स को पढ़ा। अब हम मिलते हैं हिंदी की अगली वीडियो में। उम्मीद है कि आप सब लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। अलंकार यहाँ से आपके काफी आसान तरीके से आपको समझे होंगे। अगर समझ आए हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।